नमस्कार, जोहार। मैं डॉक्टर मृत्युंजय कोरी आज लेके आया हूँ ज्ञानरंजन की काफ़ी चर्चित कहानी पिता। एक पिता पर आधारित यह कहानी है। इस कहानी में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ज्ञानरंजन ने जो है पिता के स्वभाव और उनकी जो पुरानी परंपराओं और पुत्र जो है आधुनिक परंपराओं के बीच दोनों जो पुरानी और आधुनिक परंपरा जो नई परंपरा जो है उसमें के बीच में जो उलझे हुए और जो पुत्रों की दुविधा उनकी मानसिकता पर यह कहानी आधारित है। पिता कहानी में पीढ़ियों का संघर्ष व्यक्त होता है। पिता के प्रति असंतोष और सहानुभूति की जो मिली जुली प्रतिक्रिया इस कहानी का मूल तथ्य है। पिता कष्टों को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं और इसीलिए सहज प्राप्त शहरी सुविधाओं की दृढ़तापूर्वक वो अपेक्षा करते हैं। पिता कहानी दृश्य के रूप में प्रस्तुत है, लेकिन वह दृश्य ही इस स्थिति का बोध कराने को बाध्य करता है कि पिता एक जो भीमकाय दरवाजे की तरह है जिनसे टकरा टकरा कर नई पीढ़ी अपनी स्थिति को दयनीय होती महसूस करती है। यहाँ इस बात का भी कह सकते स्पष्ट संकेत है कि अभी लोग पूरी तरह टूटे बिखरे नहीं हैं। नई पीढ़ी संक्रमण की स्थिति से गुजर रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर आप देखिए अभी तक मूल्यबोध का कोई अस्थायी रूप प्राप्त नहीं हो सका है। नई जीवन पद्धति के अनुरूप आचरण करने और उपलब्ध सुख सुविधाओं का उपभोग करने के लिए मनाने की जो तमाम कोशिशों के बावजूद पिता का एक बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरह खड़े होकर सबसे निहायत फिद्दी और दयनीय बनाते रहना बेटों के मन में उनके प्रति ऐसी उदासीनता पैदा करता है या एक प्रतिष्ठा की जो जीद भर देता है। वे उनके अस्तित्व को ही नकारने के लिए प्रयत्नशील हो जाती हैं। पुरानी पीढ़ी की उपस्थिति को पूरी तरह से नकार न पाने की यह स्थिति युवा पीढ़ी के लिए एक चुनौती है जिसका मुकाबला करने की शक्ति अभी उसमें नहीं आ सकी है। यह शक्तिहीनता उसकी स्थिति को व्यंग्यात्मक और दुर्भाग्यपूर्ण बना देती है और वह पुरानी पीढ़ी की पूरी तरह चुक जाने की प्रतीक्षा करते करते स्वयं असमय वृद्ध हो जाने के लिए विवश हो जाती है। इतिहास की शक्तियों के सामने पराजित हो जाने और उनके प्रवाह में असहाय होकर बहती जाने की प्रक्रिया आज की सबसे दारुण त्रासदी है। यह बदलती हुई मानसिकता और उस मानसिकता के साथ चल पाने में असमर्थ पिता की कहानी है। इसमें पुरानी पीढ़ी का अपने समकालीन परिवेश से कटते चले जाने का दर्द बहुत सता रहा है और साथ उभर कर सामने आता है। यह कहानी 1965 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी। एक तरफ से कहें कि जो आज़ादी के बाद पुरानी पीढ़ी जो नई पीढ़ी की ओर आधुनिकता की ओर जो बढ़ रही थी, आधुनिक सुख सुविधाएं लेने की ओर बढ़ रहे थे, उस ओर पिता पुत्रों पुत्रों को आधुनिक सुख सुविधाओं से वंचित नहीं करना चाहते हैं, उन्हें इस्तेमाल करने देना चाहते, लेकिन खुद स्वयं इस्तेमाल करने से कतराते हैं, वो करना नहीं चाहते हैं। इस कहानी में जो मुख्य पात्र हैं पिता और पुत्र, उसी माँ का जिक्र आता है, भाई बहन का जिक्र आता है, दादा भाई का जिक्र आता है, सुधीर का जिक्र आता है, कप्तान साहब का जिक्र आता है। और यह कहानी एक वृद्ध विमर्श पर आधारित है। पारिवारिक बदलाव आप देखेंगे इस कहानी में। हम लोग कथावस्तु उस कहानी का निष्कर्ष की ओर जाएंगे फिर आगे भी। पुरानी पीढ़ी की रूढ़िवादिता किस तरह से है। पिता आधुनिक सुख सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पुरानी और नई पीढ़ी का जो अंतराल है वो इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा। पिता के सामने पुत्र किस तरह से पराजित और असहाय होते हैं यह आप इस कहानी में देखेंगे। पिता पुत्र को आधुनिक सामानों के इस्तेमाल करने से मना नहीं करते, वो उसे इस्तेमाल करने से मना नहीं करते, रोकते नहीं हैं, लेकिन खुद उसे वह इस्तेमाल करना नहीं चाहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि इस कहानी में जो पिता कहानी के कथावस्तु जैसे नेट में अधिकांशतः पंक्ति आपको जो पूछे जाते हैं उसके लिए कहानी
को एक सिलसिलेवार तरीके से हम लोग देखते हैं कि किस तरह से कहानी आती है। और कहानी का प्रारंभ अब देखिए, उसने अपने बिस्तर का अंदाज लेने के लिए मात्र आधे पल की बिजली जलाई। बिस्तरे फर्श पर बिछे थे। उसकी स्त्री ने सोते ही बड़बड़ाया, आ गए, और बच्चे की तरफ करवट लेकर चुप हो गई। लेट जाने पर उसे एक बड़ी ढकार आती मालूम पड़ी, लेकिन उसने ढकार ली नहीं। उसे लगा कि ऐसा करने से उस चुप्पी में खलल पड़ जाएगी जो चारों तरफ भरी है, और काफ़ी रात एक ऐसा होना उचित नहीं है। यहाँ देखिए कि किस तरह से बिजली सिर्फ मात्र वो चलाते हैं और वो अपने बिस्तर लेकर बाहर जाती हैं। अभी घनश्याम नगर के मकानों के लंबे सिलसिलों के किनारे किनारे सवारी गाड़ी जो है धड़धड़ाती हुई गुजर रही थी। थोड़ी देर तक एक बहुत साफ भागता हुआ शोर होता रहा। सर्दियों में जब यह गाड़ी गुजरती है तब लोग एक पहर की खासी नींद ले चुके होते हैं। गर्मियों में 11:30 का कोई विशेष मतलब नहीं होता। यूँ उसके घर में सभी जल्दी सोया करते, जल्दी खाया और जल्दी उठा करते हैं। आज बेहद गर्मी है और ग्रीष्म के समय का वर्णन है कहानी में। रास्ते भर उसे जितने लोग मिले उन सब ने उसे गर्म और बेचैन कर देने वाले मौसम की ही बात की। कपड़ों की फजीहत हो गई, बदहवासी, चिपचिपाहट और थकान है। अभी जब सवारी गाड़ी शोर करती हुई गुजरती तो उसे ऐसा नहीं लगा कि नींद लगते लगते टूट गई हो, जैसा जाड़ों में प्राय लगता है, बल्कि यूँ लगा कि अब अगर सोने की चेष्टा शुरू नहीं की गई तो सचमुच देर हो जाएगी। उसने जमा हिली, पंखे की हवा बहुत गर्म थी और वह पुराना होने की वजह से चिड़चिड़ाती सी आवाज़ भी कर रहा है। उसको लगा दूसरे कमरों में भी लोग शायद उसकी ही तरह जमैया ले रहे होंगे, लेकिन दूसरे कमरों के पंखे पुराने नहीं हैं। उसने सोचा बंद करके अन्य कमरों की आहट लेनी चाहिए। उसे कोई बहुत मासूम सी ध्वनि भी 1 डेढ़ मिनट तक नहीं सुनाई दी, जो सन्नाटे में काफ़ी तेज होकर आ सकती हो। तभी पिता की चारपाई बाहर चमराई और किसी आहट से उठे होंगे। उन्होंने डांट कर उस बिल्ली का रोना चुप कराया जो शुरू हो गया था। बिल्ली थोड़ी देर चुप रहकर फिर रोने लगी। अब पिता ने डंडे को गछ पर कोई बार पटका और उस दिशा की ओर खदड़ने वाले ढंग से दौड़े जिधर से रोना आ रहा था। फिर हट हट चिल्लाए। वो जब घूम फिर कर लौट रहा था तो पिता अपना बिस्तरा बाहर लगाकर बैठे थे। कनकी से उसने उन्हें अपनी गंजी से पीठ का पसीना रगड़ते हुए देखा और बचता हुआ वह घर के अंदर दाखिला हो गया। उसे लगा कि पिता को गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे उसे इस स्थिति से रोष हुआ। सब लोग पिता से अंदर पंखे के नीचे सोने के लिए कहा करती हैं, पर वह जरा भी नहीं सुनती। हम क्या भोंगे कष्ट। कुछ देर पड़े रहने के बाद वह उठा और उसने उत्सुकतावश खिड़की से बाहर झांका। सड़क की बत्ती छाती पर है। गर्मियों में यह बेहद अखर जाता है। पिता ने कोई बार करवटें बदलती हैं, फिर शायद चैन की उम्मीद में पार्टी पर बैठ पंखा झलने लगे हैं। पंखे की डंडी से पीठ का वह हिस्सा खुजलाती हैं जहां हाथ की उंगलियां दिक्कत से पहुंचती हैं। आकाश और दरख्तों की तरफ देखते हैं। रिलीफ पाने की किसी बहुत हल्की उम्मीद में शिकायत उगलती है। बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता। उसका यह वाक्य जो नितांत व्यर्थ है, अभी अभी बीते क्षण में डूब गया। गर्मी बरकरार है और रहेगी, क्योंकि यह जाड़े बरसात का मौसम नहीं है। पिता उठकर घूमने लगते हैं। 1 या 2 बार घर का चक्कर चौकीदारों की तरह हो हाव करते हुए लगाते हैं ताकि कोई सेध वेंद न लगा सके। लौटकर थके स्वर में हे ईश्वर कहते हुए अंगुली से माथे का पसीना काट कर पोंछते हुए जमीन पर चुहाने लगती हैं। बड़ा गजब है। कमरे की एक दीवार से टिककर बैठ जाने पर वह काफ़ी तनाव से सोचने लगा। अंदर कमरों में पंखों के नीचे घर के सभी दूसरे लोग आराम से पसरे हैं। इस साल जो नया पेडस्टल खरीदा गया है वो आंगन में दादी अम्मी के लिए लगता है। बिजली का मीटर तेज चल रहा होगा, पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन पिता की रात कष्ट में ही है।
लेकिन गजब यह नहीं है, गजब तो पिता की जिद है। वह दूसरे का आग्रह अनुरोध मानते तब न। पता नहीं क्यों पिता जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से भी चिढ़ते हैं। वह झल्लाने लगा। चौक से आते वक्त 4 आने की जगह 3 आने और 3 आने में तैयार होने पर 2 आने में चलने वाले रिक्शे के लिए पिता घंटों घंटों खड़े रहेंगे। धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें कम से कम या नहीं शामिल होंगे। पहले लोग उनकी काफ़ी चिरौरी किया करते थे, अब लोग हार गए हैं। जानने लगे हैं कि पिता के आगे किसी की चलेगी नहीं। आज तक किसी ने पिता का वॉश बेसिन में मुंह हाथ धोते नहीं देखा। बाहर आकर बगिया वाले नल पर ही कुल्ला दातुन करते हैं। दादा भाई ने अपनी पहली तनख्वाह से उलट खाने में बड़े उत्साह के साथ एक खूबसूरत शावर लगवाया, लेकिन पिता को अरसे से हम बस आंगन में धोती को लंगोट की तरह बांधकर तेल चुपड़े बदन पर बाल्टी बाल्टी पानी डालते देखते आ रहे हैं। खुले में स्नान करेंगे, जनेऊ से छाती और पीठ का मैल काटेंगे। शुरू में दादा भाई ने सोचा पिता उसके द्वारा शावर लगवाने से बहुत खुश होंगे और उन्हें नई चीज का उत्साह होगा। पिता ने जब कोई उत्साह प्रकट न किया तो दादा भाई मन ही मन काफ़ी निराश हो गए। एक दो बार उन्होंने हिम्मत करके कहा भी, आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते। पिता आसानी से उसे टाल गए। लड़कों द्वारा बाजार से लाए बिस्किटें, महंगे फल, पिता कुछ भी नहीं लेते। कभी लेते भी हैं तो बहुत नाक भों सिकोड़कर उसकी बेस्वाद होने की बात पर शुरू में ही जोर दे देते हुए अपनी अमावट गजक और दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई चीज़ों की श्रेष्ठता से वह कभी प्रभावित नहीं होते। वह अपना हाथ पांव जानते हैं, अपना अर्जन, और उसी में उन्हें संतोष है। वे पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेब मंगाते और दिल्ली एम्पोरियम से बढ़िया धोतियां मंगाकर उन्हें पहनाने का उत्साह रखते थे, अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। सुख की बच्चे भी अब गाहे बगाहे मुंह खोलते हैं और क्रोध उगल देते हैं। लद लद बाहर आम के 2 शिखरों के लगभग एक साथ गिरने की आवाज़ आई। वह जानता है पिता आवाज़ से स्थान साधने की कोशिश करेंगे। टटोलते टटोलते अंधेरे में आम खोजेंगे और एक खाली गमले में इकट्ठा करते जाएंगे। शायद ही रात में 1-2 आम उनसे चूक जाते हैं, ढूंढने पर नहीं मिलती। जिनको सुबह पा जाने के संबंध में उन्हें रात भर संदेह रहेगा। दीवार से काफ़ी देर एक ही तरह टिके रहने से उसकी पीठ दुखने लगती थी। नीचे रीढ़ के कमर वाले हिस्से में रक्त की चेतना बहुत कम हो गई। उसने मुद्रा बदली। बाहर पिता ने फाटक खोलकर सड़क पर लड़ते चिचियाते कुत्तों को हड़काया। उसे यहाँ खींच हुई। कई बार कहा, मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, भले लोग आया जाया करते हैं, आपको अंदर सोना चाहिए, ढंग के कपड़े पहनने चाहिए। वो चौकीदारों की तरह रात को पहरा देना बहुत ही भद्दा लगता है, लेकिन पिता की अड़ में कभी कोई झोल नहीं आता। उल्टा सीधा पता नहीं कहाँ किस दर्जी से कुर्ता कमीज सिलवा लेते हैं। डेढ़ी जेब, सदरी के बटन ऊपरी नीचे लगा सबा सोसाइटी में चले जाएंगे। घर भर को बुरा लगता है। ये आधुनिकी सोच जिसको कहते हैं, और पुरानी पीढ़ी जो किस तरह से अपनी जो पैसा बचाने की जो फिराक में हमेशा रहती हैं कि हाँ से पैसा बचे, जितना सस्ता जितना कम कीमत में हो उस ओर ध्यान पिता देते हैं। इन लोगों के बोलने पर पिता कह देते हैं कि आप लोग जाइए ना भाई, काफ़ी हाउस में बैठिए, जूटी वैनिटी के लिए बैरा को टिप दीजिए, रहमान के यहाँ 1.5 रुपया वाला बाल कटवाइए जो कम में जहाँ कटता हो। मुझे क्यों घसीटते हैं। लोगों का बोलना चुटकी भर में धरा रह जाता है। पिता वैसे तो चुप रहते हैं, लेकिन जब बात बहस पे उन्हें खींचा जाता है तो काफ़ी करारी और हिंसात्मक बात कह जाती है। उल्टे उन्हें घेरने वाले हम भाई बहन अपराधी बन जाते हैं। यह पुत्र कहते हैं, जो भी उनको घेरने जाते हैं अपराधी बन जाते हैं। इनको आधुनिक सुख सुविधाएं चाहिए, उनको पुरानी सुख सुविधाएं चाहिए। कमरे से पहले एक भाई खिसकेगा, फिर दूसरा, फिर बहन और फिर तीसरा। चुपचाप खींचे हारी सब धीरे धीरे जो है पिता के सामने से दूर चले जाएंगे। अंदर फिर माँ जाएगी और पिता विजयी पिता कमरे में गीता पढ़ने लगेंगे या झोला लेकर बाजार सौदा लेने चले जाएंगे। अब देखिए कि पहले की
जो पहले का संस्कार, किस तरह से लोग गीता पढ़ा करते थे, रामायण का अध्ययन करते थे। आज सिर्फ जो आधुनिकीकरण में सिर्फ मोबाइल, टिकटॉक, रील्स या तरह तरह के सीरियल देखेंगे, जो एक परिवार को बिखराव की ओर ले जाता है, परिवार को टकराव की ओर ले जाता है। यहाँ होता हमेशा ही है, सब मन में तय करते हैं आगे से पिता को नहीं करने देंगे, लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद फिर लोगों का मन पिता के लिए उमड़ने लगता है। लोग मौका ढूंढने लगते हैं पिता को किस प्रकार अपने साथ सुविधाओं में थोड़ा बहुत शामिल कर सके, पर ऐसा नहीं हो पाता। वो सोचने लगा, भूखे के सामने खाते समय होने वाली व्यथा सरीखी की स्थिति में हम रहा करते हैं। यद्यपि अपना खाना हम कभी स्थगित नहीं करते, फिर भी पिता की असंतृप्ति के कारण व्याकुल और अधीर तो है ही। पिता उन सुख सुविधाओं से वंचित रहना चाहते हैं, लेकिन पुत्र चाहते हैं कि उसमें वो शामिल कर ले। यहाँ कह सकते हैं पुरानी और आधुनिक पीढ़ी के बीच द्वंद्व भी है कि किस तरह से जो एक संक्रमण का दौर, संक्रांति का जो दौर है, पुरानी और आधुनिक पीढ़ी के जो बीच का जो दौर है, इसमें जो है पिता पुत्र के बीच जो संघर्ष होता है आपको दिखता हुआ नजर आता है। पिता अद्भुत और विचित्र है। वो सोचते हुए उठा, कमरे में घूमने या सिगरेट पी सकने की सुविधा नहीं थी, अन्यथा वह वैसा ही करता। उसने सो जाने की इच्छा की और अपने को असहाय पाया, शायद नींद नहीं आ सकेगी। यह ख्याल उसे घबराने वाला लगा। पिता अद्भुत और विचित्र हैं, यह बात वो भूल नहीं रहा था। पिछले जाड़ों में वो अपने लोभ को कुचलकर मुश्किल का कोट का बेहतरीन कपड़ा पिता के लिए लाया। पहले तो वह उसने लेने को तैयार नहीं हुए, लेकिन माँ के काफ़ी गुड़कने फुड़कने से राजी हो गए और खुलदाबाद के किसी लपटू दर्जी के यहाँ सिलाने चले गए। सुधीर ने कहा, कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह में आपका नाप दिलवा दो, वह ठीक सिएगा, मेरा परिचित भी है। लेकिन वो मानने से इनकार करते हैं। इस बात पर पिता ने काफ़ी हिकारत उगली। वो उठे, मैं सबको जानता हूँ, वही म्यूनिसिपल मार्केट के छोटे मोटे दर्जियों से काम कराते हैं और अपना लेबल लगा लेते हैं। एक तरह से कहते हैं कि स्टेन लगाने का काम। लोग किस तरह से दर्जियों का कहते हैं, ये ब्रांड है, जो ब्रांड कंपनियों की बात कर सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इनका मानना है कि कहीं साधारण जगह ही भेजते हैं, सिर्फ वो कंपनी का जिक्र है, इसलिए यहाँ ही बढ़िया है, जो कम में जो कीमत में काम करता। सब लोग वो कहते हैं। फिर उसमें लेखक कहते हैं, जो पुत्र, मैंने कलकत्ते के हल एंडरसन के सिले कोट पहने हैं। अपने ज़माने में जिनकी यहाँ अच्छे खासियत यूरोपियन लोग कपड़े सिलवाते थे, ये फैशन वैशन जिसके आगे आप लोग चक्कर लगाया करते हैं, जो पिता कहते हैं, उसके आगे पाँव की धूल है। मुझे व्यर्थ पैसा नहीं खर्च करना है। कितना परस्पर विरोधी तर्क किया है पिता ने। ऐसा वह अपनी जीद को सर्वोपरि रखने के लिए किया करते हैं। फिर सुधीर ने भी कपड़ा छोड़ दिया, जहाँ चाहिए सिलवाइए या भाड़ में झोंकाइए, हमें क्या, वह धीमे धीमे बुदबुदाया। लेकिन खैर बात जो भी हो, जो पुरानी जो सोच है, पिताओं की जो सोच है कि किससे पैसा बचे, कम खर्च हो, ये उनका पहला ध्यान होता है। पिता बाहर अकबका कर उठ पड़े। शायद थोड़ी देर पहले जो आम बगीचे में गिरा था, उसकी आवाज़ जैसी उन्हें अब सुनाई पड़ी हो। वो खिड़की के बाहर देखने लगा। किंचित टिक टिका टिका सा पीठ के पसीने से बनियाइन चिपक गई थी। बेहद घुरती हुई गर्मी, मन उसका माथा जाता था। बीबी पड़ी आराम से सो रही है, इसे कुछ पता नहीं, शायद पिता की खाट खाली थी, वे गिरा आम टटोलने के लिए। बगिया में घुसे। अब पिता को देखेंगे किस तरह से वह कितने विचित्र हैं, और लंबे समय से वह केवल दो ही ग्रंथ पढ़ते आ रहे हैं, यंत्रवत नियमवत, रामायण और गीता। लंबे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता। उसके पहले युवा काल में जो कुछ जितना कुछ पढ़ा हो उन्होंने, उसे कभी भयावह, कभी सम्मानजनक और कभी झूठ लगता। यह देख सोचकर कि कोई व्यक्ति केवल दो ही पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट सकता है, और कैसे काट लेता है। बिल्कुल ये काट सकता है। रामायण और गीता गीता हमारे जीवन के पूरे उपदेश लेकर आते हैं कि कैसे हमें जीवन जीना चाहिए। और आदर्श की बात करें, पारिवारिक संबंधों की बात करें, तो रामायण हमें सिखलाती है। इन दोनों
ग्रंथों का अध्ययन नियमबद्ध और यंत्रबद्ध करना आवश्यक है। जो पिता की सोच है वो बेहतरीन सोच है, क्योंकि फिर भी तभी उनका बच्चा को लगता है कुनमुना कर रोने लगा। उसने तपाक से खिड़की छोड़ी और अपने बिस्तरे पर झूठ मूठ सो गया। ऐसा न हो कि देवा बच्चे के रोने से उठ पड़े और उसे संदिग्धावस्थ, एक देवा का भी नाम यहाँ आता है, मैं देख बहुत से बेकार प्रश्नों द्वारा हलकान करना शुरू कर दी। देवा बच्चे के मुंह में स्तन दे पहले ही सी बेखबर हो गई। वह खुद बिस्तरे पर सोता मालूम पड़कर भी जागता रहा। स्तन चूसने की चुप चुप आवाज़ आती रही और थोड़ी देर बाद बंद हो गई। उसने तय किया कि वह देवा के बारे में ही कुछ सोचे अर्थात उसके शरीर को छूता रहे। उसने देवा के कुल्हे पर हाथ रख दिया, लेकिन उसने तनिक भी उत्तेजना पर अंदर महसूस नहीं हुई। उसने थोड़ी देर उत्तेजना की प्रतीक्षा की। अपनी इस हरकत से उसे उब होने लगी और मन भी लांछित करने लगा कि बाहर पिता सो या जाग रहे हैं। जैसा भी वो बड़े ज़बरदस्त हैं, इस समय बाहर रहकर बाहरी होते जा रहे हैं। घर के अंदरूनी हिस्सों में लोग आराम से या कम आराम से किसी तरह सो तो गए ही होंगे। वह विषादग्रस्त हुआ और अनुभव करने लगा, हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन की स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। क्या पिता ने भी वैसा ही करना तो शुरू नहीं कर दिया है? उसे पिता के बूढ़ेपन का ख्याल करके सिरहन हुई। फिर उसने दृढ़ता से सोचा, पिता भी बूढ़े नहीं हुए हैं, उन्हें प्रतिक्षण हमारे साथ जीवित रहना चाहिए। वर्षक पुरानी जीवन व्यवस्था कितनी कठोर थी। उसके मस्तिष्क में एक भिनचाव आ गया। विषाद सर्वोपरि था, क्योंकि एक उनकी जो कठिनाई, उनकी समय की जो चीज़ों को देखती हैं, उसे आंखों में हल्का जल लगने लगा। अगर कोई शीत युद्ध न होता, पिता और पुत्रों के बीच एक शीत युद्ध की बात करते हैं, तो उन्हें जबरन पंखे के नीचे लाकर सुला देते। लेकिन उसे लगा कि उसका जुआपन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वो इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी कमज़ोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। दरअसल उसका जी अक्सर चिल्ला उठने को हुआ है, पिता तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी, ब्रज अहंकारी। लेकिन वो कभी चिल्लाया नहीं। उसका चिल्ला सकना मुमकिन भी नहीं था। वो अनुभव करता था उसके सामने ज़िंदगी पड़ी है और पिता पर इस तरह चिल्लाने में उसका नुकसान हो सकता है। उसे लगा पिता लगातार विजयी है, कठोर तो है, क्या उन्हें पुत्रों के सामने अपने को कभी पसारा नहीं, पुत्रों के सामने अपने को कभी पसारा नहीं। लगता है कि दीवारों पर पसीना चुआ चुआ आया है। खुद को छुरा भोंक देने या दीवार पर सिर पटकने या सोती बीवी के साथ वास्तविक हो जाने का ढोंग सोचने के बाद भी गर्मी की बेचैनी नहीं कटी। उसने ईश्वर को बुदबुदाना चाहा, लेकिन वैसा नहीं किया। केवल हल्के हल्के हाथ के पंजों से सिर के बालों को दबचकर वह रह गया। गर्मी के मौसम से कहीं अधिक प्रबल यहाँ पिता है। उसके सामने एक घटना मजबूती से टंग गई है। उसने घटना को मन में दोहराया। वायुसेना में नौकरी करने वाला कप्तान भाई बहन के यूनिवर्सिटी के खर्च के लिए 2 वर्ष तक 50 रुपये भेजता रहा था। एक बार अकस्मात कप्तान भाई होली अवकाश बनाने घर आ गया था। पिता ने उसके साथ में उसके नाम की 1200 रुपये वाली एक पासबुक थमा दी। सबको यह बड़ा आकस्मिक लगा। कप्तान भाई को हैरत हुई और हल्की खुशी भी कि एकाएक काफ़ी रुपये मिल गए, लेकिन इस बात से उसे दुख और पराजय का भान भी हुआ। उसने अपने को छोटा महसूस किया। 2 वर्ष तक बहन के लिए उसने जो थोड़ा बहुत किया, वह सब एक पल में घटकर नगण्य हो गया। फिर भी वह अनुभव करता रहा कि कप्तान भाई ज़्यादा सोचते नहीं, खिलाड़ी तबीयत के हैं, यान की तरह चुटकी में धरती छोड़ देते हैं। कितने मस्त हैं कप्तान भाई। लेकिन पिता के संदर्भ में देखते हैं, उसे लगा पिता एक बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरह खड़े हैं, जिससे टकरा टकरा कर हम सब निहायत जिद्दी और दयनीय होते जा रहे हैं। शायद इस तरह की पंक्ति आपको परीक्षा में पूछी जाए। इस घटना को याद करते और पिता के प्रति खिन्न हो जाने पर भी उसने चाहा कि वह खिड़की से पिता को अंदर आकर सो रहने के लिए आग्रहपूर्वक कहे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह असंतोष और सहानुभूति दोनों के बीच असंतुलित भटकता रहा।
न लोके सेठ से उठती इंजनों की सनस्टिंग ध्वनि, न क्रांकीट की ग्रैंड ट्रक पर से होकर आती धुमनगंज की ओर इक्के दुक्के लौटती, इक्कों को के घोड़ों की टाप, न झगड़ते कुत्तों की भौंक भांक। बस कहीं उल्लू एक गति, एक वजन और विवत्सता में बोल रहा। रात्रि में शहर का आभास कुछ पलों के लिए मर सा गया है। उसको उम्मीद हुई कि किसी भी समय दूर या पास से कोई आवाज़ अकस्मात उठाएगी, घड़ी टनटना जाएगी, या किसी दौड़ती हुई। पूरा पूरा शहर कभी नहीं सोता या मरता। बहुत से सोते हुए जान पड़ने वाले भी संक्षिप्त ध्वनियों के साथ या लगभग ध्वनिहीनता के बीच जगे होती हैं। रात काफ़ी बीत चुकी है और इस समय यह सब सोचना सिवाय सोने की कितना निरर्थक है। शायद पिता ओंध गए हैं। करवट बदलने से उत्पन्न होने वाली खाट की चरमराहट, आम टटोलते समय सूखी अधसूखी पत्तियों के कुचलने की आवाज़, लाठी की फटक, मकान के फेरे के वक्त की घास खसा, कुत्ते बिल्लियों को हड़काना, कुछ सुन नहीं पड़ रहा है। इस विचार से कि पिता सो गए होंगे, उसे परम शांति मिली। वो लगा कि अब वह भी सो सकेंगे, क्योंकि पिता के प्रति पुत्र चिंतित रहते हैं कि बाहर गर्मी में कैसे सोएंगे। वो आधुनिक सुविधाएं लेना नहीं चाहते, इस पर पुत्र चिंतित रहते हैं। उसे शीघ्र नींद आने के लिए उसने टकटकी बांधकर पंखे की तरफ देखना शुरू किया। गर्म हवा के बावजूद दिन भर की व्यर्थ थकान और सोच विचार से पस्त हो जाने की वजह से वह नींद में चित्त हो गया। थोड़े समय उपरांत वह एकाएक उचक कर उठ बैठा। उसने चारों तरफ कुछ देख पाने के लिए कुछ क्षणों तक गड़े हुए अंधेरे को घूरा। हुआ यह कि उसे शरीर में एकाएक बहुत गर्मी सी लगी थी और अजीब सरसराहट हुई। शायद पसीने से भीगी टांग पत्नी के बदन से छू गई थी। मुंह में बुरा सा स्वाद भर आया था। किसी बुरी बीमारी के कारण अक्सर ऐसा हुआ करता है। उठकर उसने दो तीन कुल्लों किए और ढेर सारा ठंडा पानी पिया। इतना सब कुछ वह अधनींद में ही करता रहा। तो इतनी गर्मी है जो अंदर सोने के बावजूद भी। और पिता देखिए बाहर किस तरह से सोती है। आंगन से पानी पीकर लौटते समय उसने इम्तिमिना इम्तिमा इत्मीनान के लिए खिड़की के बाहर देखा। अब तक नींद जो थोड़ी बहुत थी काफुर हो गई। पिता सो नहीं गए हैं अथवा कुछ सोकर पुनः जगे हुए होंगे, पता नहीं। अभी उन्हें हे राम तू ही सहारा है कहकर जमाई ली है। ऐसा उन्होंने कई दबकर नहीं किया। रात के लिहाज से काफ़ी शोर उठाते हुए कहा, शायद उन्हें इत्मीनान है कि घर में सभी लोग निश्चित रूप से सो रहे हैं। पिता ने अपना बिस्तरा गोल मोड़कर खाट के एक हिस्से पर कर लिया है और वह सुराही से प्याली में पानी लेकर अपनी खटिया की बांध तरह कर रहे हैं। सुराही से खाट तक और खाट से सुराही तक बार बार आते जाते हैं। बहुत बार ऐसा करने पर खाट का बांध तर हुआ है। इसके बाद उन्होंने पानी पिया और पुनः एक बड़ी आवाज़दार जमाई के साथ लिपटे बिस्तर का सिरहाना बना निखरी खटिया पर लेट गए। तड़का होने में पता नहीं कितनी देर थी। थोड़ी देर बाद पंखा जमीन पर गिराकर उनका दायां हाथ खटिया की पाटी से झूलने लगा। चारों तरफ धूमिल चांदनी फैलने लगी। सुबह जो दूर है कि भ्रम में पश्चिम से पूर्व की ओर कौवे काँव काँव करते उड़े। वह खिड़की से हटकर बिस्तरे पर आया। अंदर हवा वैसी ही लू की तरह गर्म है। दूसरे कमरे स्तंभ है। पता नहीं बाहर भी उष्म और बेचैनी होगी। वह जागते हुए सोचने लगा, अब पिता निश्चित रूप से सो गए हैं, शायद पिता सोचते हैं। लेकिन अब देखते हैं, भले आधी रात तक आपको गर्मी लगती है, लेकिन फिर उसके बाद बाहर आपको एक आरामदायक, एक निश्चिंतता, जो पुरानी परंपरा, पुरानी सभ्यता, पेड़ों के नीचे सोना, बाहर में का जो एक आराम है, एक जो एक निश्चिंतता है, वह आपको नहीं मिलती है। पिता इसीलिए पुत्रों द्वारा आग्रह करने पर भी उसका वह लाभ नहीं उठाते हैं। आप देख सकते हैं कि आधुनिकीकरण के लिए जो बिजली बिल है या तमाम चीज़ें जो हैं, एक खर्चों को बढ़ाना है, लेकिन पुरानी पीढ़ी इसको कहीं न कहीं इससे
सुविधाओं को लेने से कतराते हैं, वो इनकार करते हैं। यहाँ पात्र में एक जो देवा एक बच्चा का नाम है, यहाँ आप ऐड कर लीजिएगा। और एक कहानी एक वृद्ध विमर्श पर आधारित है, और ये वृद्ध विमर्श पर आधारित होते हुए भी जो हम आधुनिकता की ओर जो बढ़ रहे हैं और जो पुरानी पीढ़ी को हम छोड़ते चल जा रहे हैं, तो उसके बीच के ये द्वंद्वात्मक संक्रांति का जो समय है, उस समय की यह कहानी है कि पिता और पुत्र के बीच जो संघर्ष होता है, उस संघर्ष को ये शीत युद्ध की तरह समझते हैं, जहाँ पुत्र जो हार जाते हैं, वो पराजय और असहाय होती नजर आती हैं। पुरानी और नई पीढ़ियों का जो अंतराल है, दोनों के बीच की जो दूरियां हैं, उस दूरियों को यह कहानी बयां करती है। और इस कहानी में किस तरह से पुरानी पीढ़ी की रूढ़िवादिता को पिता आज भी कायम रखना चाहते हैं, शहरों में भी पिता जो है उसको कायम रखना चाहते हैं, और पिता पुत्रों को उन आधुनिकीकरण की ओर बढ़ने देना चाहते हैं, लेकिन अपने आप उस इस्तेमाल से वह रोकते हैं। यह कहानी इस ओर इंगित करती है, इस समस्याओं को कहानी उजागर करती है। जो कथा वस्तु में आप बता रहा, तो उसी क्रम में आपको उद्देश्य की ओर भी ले जा रहा था। इस कहानी में पात्र चाहे चित्रण की दृष्टिकोण से देखें तो ये इतने पात्र हैं, इसमें पिता और पुत्रों के बीच जो संघर्ष है, जो दो पीढ़ियों का जो द्वंद्वात्मक है, वो आपको इस कहानी में आपको मिलेंगे। और इसमें अब देखिए संवाद की बात करें तो बहुत कम ही संवाद आपको मिलेंगे, जो किस तरह से आपको जो है सुधीर और पिता के भी सिर्फ संवाद नहीं, कि एक साधारण ही संवाद है, पुत्रों को कहना, एक उतनी तरह से खुलकर संवाद आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। और यह कहानी एक विवरणात्मक और एक प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से, जो किस तरह से पुरानी पीढ़ी को एक व्यंग्य की दृष्टिकोण से भी कहते हैं कि जो दोनों के बीच का जो संक्रांति है, उसको यहाँ उजागर किया गया है। और इसमें एक सरल भाषाओं का प्रयोग आप इसमें देखेंगे। और तत्सम शब्द है आपको, अंग्रेजी के शब्द आपको मिलेंगे, तद्भव शब्द मिलेंगे, एक आध उर्दू फारसी के शब्द आपको मिलेंगे यहाँ पे। और अब इसको देखेंगे कि जो देश काल की दृष्टिकोण से देखें, जब यह कहानी 1965 में जो लिखी गई, उस समय ही कहे कि कहीं न कहीं हमारे देश में आधुनिकीकरण की ओर, जो नई सुख सुविधाओं की ओर जो बढ़ रही थी, जैसे कि पहले लोग दातून से ब्रश किया करते थे, अब जो है टूथपेस्ट आ गया, ब्रश आ गया, तमाम चीज़ें जी भी आ गई। अब जो है पंखा आ गया, पहले हाथ का पंखा से लोग काम चलाया करते थे, पेड़ के नीचे सोया करते थे। इन तमाम चीज़ों के बीच जो आधुनिकीकरण जो आ रहा है, उसी पर यह कहानी आधारित है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। नमस्कार, धन्यवाद।